Welcome to our channel Health Talks with Dr. Nirosa. So thank you so much for your overwhelming response from my last video. So हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कोविड-19 क्या है, तो उसको हम क्विकली रिवाइंड कर लेते हैं और फिर चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। पिछली बार हमने देखा था कि कोविड-19 एक आरएनए वायरस है जो एक्चुअली जूनोटिक डिसीज है, उसके एपिडेमिक्स के बारे में, सार्स, मर्स एंड कोविड-19 के बारे में हम देखा था। फिर वो ट्रांसमिट कैसे होता है उसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें ये ई प्रोटीन, एस प्रोटीन, एम प्रोटीन, एल प्रोटीन होता है, और उसकी इंपोर्टेंस के बारे में जाना था कि ये एस प्रोटीन जो है वो वायरस बॉडी के अंदर जाके ये एस प्रोटीन से वो एपिथेलियल सेल से ACE2 रिसेप्टर से अटैच होके वहां पे वो वायरस को मल्टीप्लाई करते हैं, और वो जो मल्टीप्लाई हुए वायरस है वो इम्यून सेल से अटैच होके फिर T एंड B सेल से वो एंटीबॉडी बनाते हैं। अब ये एंटीबॉडी बनाते हैं और उसके साथ ये सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं, जिसमें कॉमन सिम्टम्स एंड सीवियर सिम्टम्स हमने देखे थे, और हमने इंपॉर्टेंस ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड देखा था कि इंक्यूबेशन पीरियड का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है हमारी कम्युनिटी को स्प्रेड करने के लिए, और हमने देखा था कि इन्फेक्टिविटी 10 डेज की होती है। अब ये वीडियो में हम देखेंगे कि वायरस कैसे बनते हैं, व्हाट इज वायरस ऑफ इंटरेस्ट, वायरस ऑफ कंसर्न। स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो और वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच। Why do variants occurs? Actually, variants occurs because of the change or mutation in virus genes. It is a normal part of evolution as they infect, replicate, and transmits. Not all variants are dangerous. Why? देखते हैं आगे। हमने पिछली बार वायरस का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें ई प्रोटीन, एस प्रोटीन, एन प्रोटीन, एम प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल, ये सब देखा था। तो ये जो प्रोटीन है वो बनते कैसे हैं? तो ये प्रोटीन बनने के लिए जो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसमें दो टाइप के वायरस होते हैं, डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। ये कोरोना वायरस है, वो आरएनए वायरस है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे कोडिंग होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड और डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग में कोडिंग होता है। तो ये कोडिंग है, उसको एक मान के चलो कि ये एक कोड है, वो इंस्ट्रक्शन फॉर दी प्रोटीन है। तो जैसे ये एक कोड हो गया एक प्रोटीन के लिए, दूसरा कोड हो गया दूसरे प्रोटीन के लिए। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स के लिए होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि नॉर्मली वायरस बॉडी के अंदर जाता है, उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है। वायरस का एक ही गोल होता है, होस्ट के अंदर जाके मल्टीप्लाई करना है, और वो मल्टीप्लिकेशन होके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करना है। तो इसमें ये मल्टीप्लाई होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये कोडिंग को यूज करके एक ही टाइप के ब्लूप्रिंट बनाता है, एक ही टाइप के टेम्पलेट बनाता है, और सेम टाइप के वायरस वो बनाते रहता है बॉडी के अंदर। लेकिन कभी कभी ये सेम टाइप के वायरस बनाने के उसमें कभी कभी ये जो कोडिंग होता है वो चेंज हो जाता है। मीन्स हम इसको समझते हैं कि ये AUGA है एक वायरस, और उसमें से इसको बनाना था सेम AUGA का कोडिंग के वायरस बनाने थे। लेकिन इसमें हुआ क्या कि AUGA की जगह AGUA बन गया, मतलब ये U का G और G का U हो गया, या तो एक गायब हो गया। तो ये जो चेंजेस हुआ तो इसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। अब एवरी टाइम जब म्यूटेशन होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स बनेगा, बट इसमें हजारों टाइप के वेरिएंट्स बनते हैं, लेकिन सब वेरिएंट्स डेंजरस नहीं होते हैं। क्यों? वो आगे समझते हैं। जो हजारों टाइप के वेरिएंट्स बने उसमें मेनली 3 टाइप के बनेंगे, या तो वो वेरिएंट्स होंगे वो हेल्पफुल फॉर द वायरस होंगे, दूसरे होंगे या न्यूट्रल फॉर द वायरस होंगे, और तीसरे होंगे वो हार्मफुल फॉर द वायरस होंगे। न्यूट्रल फॉर द वायरस एंड हार्मफुल फॉर द वायरस मतलब क्या कि वेरिएंट्स बने, दूसरे टाइप के म्यूटेशन हुए, लेकिन वो सरवाइव ही नहीं कर पाए, बिकॉज उसके जो स्पाइक प्रोटीन जो बने हैं वो ह्यूमन सेल को अटैच हो ही नहीं रहे, उसके अंदर एंटर कर ही नहीं रहे। तो वो जो भी वायरसेस होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट वो 95% केसेस में होता है जो वायरस डिसअपियर हो जाता है। लेकिन कभी कभी 5% केस में जो म्यूटेशन होता है वो हेल्पफुल फॉर दी वायरस होता है। उसमें क्या हम उसके लिए आगे समझते हैं कि हमने नॉर्मली क्या होता है कि जो ह्यूमन सेल्स होता है उसके ऊपर ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमने पिछली बार देखा था। वो ACE2 रिसेप्टर और वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो दोनों लॉक एंड की जैसे मैकेनिज्म होता है। जैसे ताला चाबी होता है वैसे इसमें मैकेनिज्म होती है, जिसको समझ लो कि ये ह्यूमन सेल्स के ऊपर ACE2 रिसेप्टर वो लॉक है, और वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है वो की है। तो जब इनिशियली वायरस जब बना था
तब वो लॉक इन की मैकेनिज्म पार्शियल था। तो पार्शियल मैकेनिज्म की वजह से वो वायरस बॉडी के अंदर एंटर तो हो गया, लेकिन इतने ज्यादा इन्फेक्ट नहीं कर पाया, तो इतनी ज्यादा वेव नहीं आ पाई। लेकिन फिर क्या हुआ, फर्स्ट अल्फा वेव आया, अल्फा वेरिएंट आया, तो उसमें क्या हुआ कि जो ये वायरस बहुत कभी कभी स्मार्ट होते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि ये जो की बना, मतलब कि जो वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन था वो म्यूटेशन होके परफेक्टली ह्यूमन के ऊपर जो एसी रिसेप्टर्स है उसके जैसा ही की बना दिया। तो इजीली उसकी वजह से वो इजीली अटैच हो जाता है और इजीली सेल्स के अंदर एंटर कर लेते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए एवरी टाइम जब वेरिएंट्स बनते हैं तो 90% चांस ये होते हैं कि वो इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं, ह्यूमन सेल्स में इजीली एंटर कर जाते हैं, इसीलिए वो सर्वाइव हो पाते हैं। सो एक्चुअली म्यूटेशंस आर रैंडम मल्टीप्लिकेशन एरर। सो जितने ज्यादा पीपल अफेक्ट होंगे उतने ही ज्यादा म्यूटेशन बनेंगे। तो वायरस को कैसे हम रोक सकते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि अगर विल देयर बी अ मोर न्यू वेरिएंट्स? यस, एज लॉन्ग एज इट स्प्रेड थ्रू पॉपुलेशन म्यूटेशन विल कंटिन्यू एंड न्यू वेरिएंट्स विल अकर। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब नया वेरिएंट्स हमारे बीच में आए नहीं, नया पेंडेमिक करे नहीं, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन एक ही है, टू स्टॉप दी वेरिएंट्स। एक ही सॉल्यूशन है, नीड टू स्टॉप दी इन्फेक्शन। जितना ज्यादा हम इन्फेक्टिविटी को रोक सके, जितना ज्यादा पॉपुलेशन कम इन्फेक्ट हो, हम ये वेरिएंट्स को, नए वेरिएंट्स को बनते रोक सकते हैं। तो उसके लिए क्या मेजर ले? वही जो हम अब तक लेते आ रहे हैं, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, ये सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग से वी कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन, कि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा। अब इसमें जब पहला वेरिएंट बनता है तब हमारी इम्यूनिटी, वैक्सीन यहाँ पे कहाँ पे काम कर रही है वो दिखाता हूँ आपको, कि जब हमने वैक्सीन लिया है, जो पहला जो वेरिएंट बना था उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन लिया था, तो नॉर्मली क्या होता है, जो स्पाइक प्रोटीन होता है तो वो एंटीबॉडी सेम टू सेम बना देती है, तो वो जो स्पाइक प्रोटीन की है उसके ऊपर कैप जैसा बना देती है, ताकि ये जो वायरस है वो सेल्स के अंदर अटैच नहीं हो पाए और एंटर नहीं हो पाए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन होने की वजह से उसका जो स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। अब चेंज होने की वजह से जो एंटीबॉडी है वो तो अटैच नहीं हो पाई। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब नया वेरिएंट बनेगा तो ऐसा चांसेस हो सकते हैं कि जो वैक्सीन हमने ली है प्रीवियसली वो शायद वो नए वायरस पे इफेक्ट नहीं करे। अब तक तो इफेक्ट कर रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नया वायरस बने, नए वेरिएंट्स बने, तो उसमें ये अभी के वैक्सीन इफेक्ट ना हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉडी के अंदर क्या होता है कि कभी भी जब नया वायरस आता है तो उसके अंदर बॉडी फाइट करती है और नई एंटीबॉडी बना देती है, सेम टू सेम जो वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन है उसको कैप करने के लिए सेम टू सेम उसके जैसी एंटीबॉडी बना देती है। उसकी वजह से ही हम बढ़ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंस कहाँ आता है? इसीलिए हमको वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखना बहुत जरूरी है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंस इसीलिए यहाँ पे समझा रहे हैं कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश ये कितना जरूरी है और वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी बढ़ाना कितना जरूरी है। हम अब आगे देखेंगे कि ये जो वायरस पूरा म्यूटेशन हुआ उसको डिफरेंशिएट करने के लिए CDC मतलब सेंट्रल डिसीज कंट्रोल, उसने 3 टाइप के टर्मिनोलॉजी निकाली है, जैसे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट्स ऑफ हाई कंसिक्वेंसेस। अब इसमें क्या है, उन्होंने थोड़ी बहुत कैटेगरी डिवाइड करी है। जैसे कोई अगर वेरिएंट्स नया बना है तो उसमें अगर उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, उसकी मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी ज्यादा है, उसका मतलब क्या होता है कि कोई वायरस बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा लोगों के अंदर डिसीज कर रहा है, बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। इंक्रीज रिस्क ऑफ लॉन्ग कोविड मीन्स कोविड होने के बाद बहुत ज्यादा देर तक, बहुत लंबे समय तक कोविड के सिम्टम्स रहते हैं। जैसे सेकंड वेव में हुआ था कि एक बार पेशेंट को कोविड हुआ, लंग डैमेज हो गए, तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 1 मंथ 2 मंथ तक रहती थी, तो लॉन्ग कोविड। तीसरा कि अनेबल टू डायग्नोस बाय द डिटेक्शन टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो नई जो अभी की RT-PCR है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए।
तीसरा फिफ्थ जो है वो ड्रग की इफेक्टिवनेस कम हो जाए, अगर कोई एंटीवायरस ड्रग है तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाए। उसके बाद डिक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ न्यूट्रलाइज एंटीबॉडी, जो हमने ये देखा कि एंटीबॉडी जो न्यूट्रलाइज कर सकती है वो अगर न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। फिर एबिलिटी टू इन्फेक्ट वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स, जो हमने देखा यहाँ पे कि म्यूटेशन हो गया, न्यूट्रलाइज भी नहीं कर पाई जो हमारे अंदर एंटीबॉडी है वो, और वैक्सीन भी इफेक्ट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद आएगा इंक्रीज रिस्क ऑफ मल्टी सिस्टम फेलियर, जिसमें बहुत सारे पेशेंट एक साथ में मल्टी सिस्टम डिसीज के साथ आ गए। तो अगर ये जो कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, उसमें से अगर कोई वेरिएंस में इसमें से एक भी क्राइटेरिया अगर दिख रहा है तो उसको सीडीसी वेरिएंस ऑफ इंटरेस्ट बोलेगा। लेकिन वो जब तक वैलिड नहीं होता है तब तक, जब वो वैलिडेट हो जाता है, मतलब कि कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये इतने क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया ये वेरिएंस में है, तो उसको वेरिएंस ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखते हैं। और व्हाट इज वेरिएंट ऑफ हाई कंसिक्वेंसेस, कि जब ऐसा लगे कि कोई वेरिएंस के अगेंस्ट जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, हमने जो ये देखे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, वैक्सीनेशन एंड इंक्रीज इम्यूनिटी, जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, या तो फिर कोई उसके अगेंस्ट इंटरवेंशन है वो भी काम नहीं कर रहा है, तब कोई वेरिएंस अगर हम डिक्लेयर करेंगे तो उसको बोलेंगे वेरिएंस ऑफ हाई कंसिक्वेंसेस। अब तक कोई वेरिएंस को वेरिएंस ऑफ हाई कंसिक्वेंसेस में नहीं रखा है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज वेरिएंस ऑफ कंसर्न, कौन कौन से टाइप है, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, अब तक 5 वेरिएंस को वेरिएंस ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि उसका कोडिंग क्या होता है, उसमें ये 8 रिस्क में से कौन सी क्राइटेरिया में से कौन से क्राइटेरिया में वो वेरिएंस ऑफ कंसर्न बना। फिर उसके बाद हम देखेंगे ओमिक्रॉन के बारे में, सिम्टम्स क्या है, अभी थर्ड वेव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अभी वैक्सीनेशन जो है वो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट काम कर रही है कि नहीं, और काफी सारे मैं फैक्ट्स क्लियर करूंगा रिलेटेड टू आरटीपीसीआर, रिलेटेड टू क्वारंटाइन पीरियड, रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो नया वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।